अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सेठी से सवाल। मैं हूं सैयदा आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सेठी साहब, 3-4 ऐसी चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं आज ही के दिन जिनमें 9 मई मुश्तरक है, लेकिन उसमें जो सबसे ज़्यादा इशू डिस्कस हो रहा है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश आया और एक महफूज फ़ैसला सुनाया गया। उसमें तौहीन अदालत केस में जिन जिन को सज़ा हुई है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है और उस पर बातचीत की जा रही है कि इस तरह के फ़ैसले के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। एक तो ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वफाकी वज़ीर शहरियार आफरीदी और शानदाना गुलजार साहिबा जो हैं उनकी गैर कानूनी गिरफ्तारियों के केस में तौहीन अदालत पर डेप्यूटी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान मेमन साहब उनको 6 माह और SSP ऑपरेशंस हैं उनको 4 माह और SHO मागला हैं उनको 2 माह कैद की सज़ा सुनाई। जुर्माना इससे अलग है। इस केस में उन्होंने SP सदर को बरी कर दिया है और अदालती ऑर्डर की कॉपी वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भेजने की भी हिदायत की है और मुख्तसर सज़ाएँ क्योंकि 6 मंथ्स की है मैक्सिमम, तो अदालत ने 1 माह के लिए सज़ाएँ मुअत्तल भी कर दी हैं। मीनवाइल इसके खिलाफ अपील भी डिप्टी कमिश्नर साहब की मुकर्रर हो चुकी है। लेकिन इस मामले की अहमियत, इस सज़ा की अहमियत क्या है और क्या माजी में ऐसी कोई मिसाल है कि इस तरह से सज़ाएँ सुनाई गई हों ब्यूरोक्रेसी को? आयशा, ये बहुत अहम केस है। जो मुअत्तल की है 1 माह के लिए वो इसलिए ताकि इनको मौका मिल जाए एक इंट्रा कोर्ट अपील करने के लिए, उससे पहले ना जेल में डाल दिया जाए। तो ये भी इंसाफ का अच्छा तकाजा। और दूसरा ये कि ये पहली दफ़ा तारीख़ में एक क्रिमिनल केस में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एस्टैब्लिशमेंट के अफसरान के खिलाफ हुई है। पुलिस इज़ पार्ट ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट, तो इसकी अहमियत काफ़ी है। मैं इसको डिस्कस करता हूँ, फिर उसके बाद बताता हूँ, आपका जो सवाल का जवाब देता हूँ कि कोई प्रेसिडेंट है कि नहीं। देखिए, ये कुछ 6 माह से ये चल रहा है ये मामला, और जस्टिस बाबर सत्तार काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहे थे कि DC साहब आएँ और आके अपनी डिफेंस पेश करें, मगर DC साहब कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। ये पुलिस अफसरों ने बिल्कुल जेन्युइनली बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराई, जैसे कहते हैं ना, जज साहब को और उसके ऑर्डर्स को। तो अगर आ जाते शुरू में ही तो शायद यहाँ तक ये बात ना पहुँचती। अच्छा। मगर वो नहीं आए, कभी इधर कभी उधर, कभी ये कभी वो, और अपीलें करते रहे इधर उधर। तो जाहिर ऐसे ही लगता था कि वो बिल्कुल एक किस्म की अवॉइड करना चाह रहे हैं और स्नब कर रहे हैं चीफ जज साहब को। अच्छा, बाबर सत्तार साहब को अवॉइड करके। क्योंकि आपको पता ही है कि पुलिस अफसर जो हैं काफ़ी पावरफुल होते हैं और हमेशा वो ऑर्डर्स के ऊपर काम करते हैं, ख़ुद तो कम ही काम करते हैं। जो उनको ऑर्डर हो वो कर देते हैं, उसके अंदर गलत ऑर्डर्स को भी वो फॉलो करते हैं। और यही एक रियासत का असूल है कि जो भी ऑर्डर आए, सही आए या गलत आए, आपने फॉलो करना है। ये नहीं कि आप अपने हाथ में कानून ले लें और कहें नहीं ये तो ऑर्डर ही गलत है, मैं तो नहीं करता। ये होता नहीं है रियासत के अंदर। हालांकि होना चाहिए कि अगर कोई इलीगल ऑर्डर है या अगर SP को पता है कि ये ऑर्डर इलीगल है तो उसको फॉलो ना किया जाए। आइन तो यही कहती है कि आपकी जो एलिजियंस है, जो आप स्वेरिंग करते हैं, जो ओथ लेते हैं, तो आप तो आइन के ऊपर लेते हैं। अब अगर कोई ऐसे गैर आइनी आपका सुपीरियर आपको गैर आइनी इक़दाम करने की कह रहा है तो आपको रिफ्यूज़ कर देना चाहिए। और इसलिए नहीं रिफ्यूज़ करते कि फिर उसके बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस उनके लिए ये होता है कि उनकी प्रमोशंस नहीं होती, साइडलाइन कर दिया जाता है, OSD बना दिया जाता है और छुट्टी करा दी जाती। तो ये लोग, हर अफसर जो है नीचे से लेके ऊपर तक ऑर्डर्स फॉलो करता है। अच्छा। राइट हो या रॉन्ग हो वो नहीं देखता। तो इनका भी वही है कि जो ऑर्डर आए वो उन्होंने फॉलो किए। अब सूरत हाल ये थी, इनका ये ख्याल था कि हमें कोई कुछ नहीं कुछ कहेगा क्योंकि हमारे पीछे एक बहुत पावरफुल एस्टैब्लिशमेंट खड़ी है जी। और आपको पता ही है कि कितनी पावरफुल वो एस्टैब्लिशमेंट है। 9 मई के सिलसिले में बहुत कुछ हुआ है ना इस मुल्क में। तो अगर सारे पुलिस अफसर खड़े होकर आज कहना शुरू कर दें या ब्यूरोक्रेसी कहना शुरू कर दे कि हमने तो ये काम किया है और हमें पता है कि ये इलीगल है, तो फिर तो मामला सारा तबाह हो जाएगा ना, सारी रियासत ही खतरे में आ जाएगी ना। और यही PTI का मौक़िफ़ है बाय द वे कि जो ऑर्डर्स हुए हैं दीज वर इलीगल, जो तशद्दुद हुआ है या जो कुछ भी हुआ है लोगों के ऊपर, दैट्स वाज नॉट फेयर। बट एनीवे, मैं उधर अभी नहीं जा रहा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस वजह से इन्होंने डिफाई किया। तो नहीं पता था पीछे हमारे बड़ी पावरफुल एस्टैब्लिशमेंट खड़ी है, यहाँ तक तो नौबत आएगी नहीं। तो अब बाबर सत्तार साहब बड़े पढ़े लिखे और इनलाइटेंड किस्म के जज हैं और बड़े इंडिपेंडेंट जज हैं, और उन्होंने 6 माह पूरी कोशिश की कि कोई रास्ता निकले, इनको समझाया जाए।
ये आए माफ़ी मांगे, समझाएंगे इनको, मगर उसने एक के बाद दूसरी तौहीन करते गए और वो जज साहब जाहिर है फिर नाराज़ होते गए, क्योंकि जाहिर है अगर आप हर ऑर्डर को आपको बुलाया जाता है आप आते नहीं हैं, बुलाया जाता है आप आते नहीं हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो फिर आपके लिए वारंट भी निकालने पड़ते हैं, फिर ये भी कहना पड़ता है हर इदारे को कि इनको मुल्क से बाहर ना जाने दें, इनको ये ना करें, इनको वो ना करें, इनको पकड़ के लेके आए। तो फिर जब ये ऑर्डर्स होते हैं तो फिर वो आके हाजिरी दे देते हैं कि सॉरी सॉरी सॉरी। तो यहाँ तक ये आनी नहीं चाहिए थी बात, इनको शुरू में आके माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी, कहना थी जी हमने नहीं किया, ये हमें ऑर्डर था, ये गलती थी, या कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेते। आम तौर पे कोशिश यही होती है जुडिशरी की और ब्यूरोक्रेसी की या मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की, कोई रास्ता ढूंढ लिया जाए और इस बात को यहीं दबा दिया जाए। बहुत दफा हुआ है, लापता अफराद केस में भी जजेस की इज्जत भी हो जाए कि उन्होंने बुलाया हुआ है, झिड़के मिड़के दी, और फिर एस्टैब्लिशमेंट को भी जेलों में ना डाला जाए। मगर लेकिन पता नहीं डीसी साहब ने अवॉइड क्यों किया कि सासरे भरोसे पे मैं किया। अभी आपको बता रहा हूँ ना, क्योंकि इशू था 9 मई के अंदर लोगों की गिरफ्तारियों का, और वो भी अफरीदी जी, शहरियार अफरीदी साहब और शानदाना गुलजार, तो वो भी कोई छोटे लीडर्स तो नहीं थे, पीटीआई के बड़े लीडर्स हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस वजह से उन्होंने सोचा होगा कि यार सानू तो ऑर्डर इसी करता तो हुण असी नहीं जानते, और मेरा ख्याल है कि उनको शायद एडवाइस भी यही आई हो फ्रॉम उनके ऊपर जो लोग होते हैं, वो छोड़ो पर ऐसी देख लांगे, कोई नहीं चलता रहेगा, कुछ नहीं होना, ना जाओ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾ ਲਾਂਗੇ, या ਤੁਸੀਂ मसला बनया तो ਤੁਸੀਂ कह देना कि जी किसी और जज के अगे लगा दो। अच्छा, तो वो भी कोशिश की। भी वो भी इनके वकीलों ने कोशिश की, मगर जज साहब ने कहा नहीं मैं ही सुनूंगा, नहीं खिसकना, मैं नहीं खिसकता था। तो बड़ी दिलेरी का इजहार किया है बाबर सत्तार साहब ने, और मैं समझता हूँ दिस शुड बी अ टेस्ट केस। अब प्रॉब्लम ये है इसमें कि क्या ये पहली दफ़ा ऐसे हुआ है या पहले भी कभी हुआ था। हाँ। अब डीसी साहब के वकीलों से मेरी बात हुई है, वो कहते हैं हमें तो याद नहीं आता कि कोई इस किस्म का कोई क्रिमिनल केस, कंटेम्प्ट ऑफ केस हुआ हो जिसमें सज़ा भी हुई हो। केसेस होते हैं, फिर माफिया हो जाती हैं, फिर छोड़ दिया जाता है। जैसे परवेज इलाही साहब के सिलसिले में शो कॉज नोटिस इशू हुए आईजी को, लेकिन आगे नहीं बढ़ी बात। मगर मेरी जो रिसर्च है, जिसमें मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने भी हेल्प की मुझे, वो रिसर्च ये शो करती है कि 2007 में जब जजेस का मूवमेंट चल रहा था जी, और इफ्तिखार चौधरी साहब रूहे रवां थे उसके, तो उस वक़्त उनको पकड़ के एक डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान उनको पकड़ के गाड़ी में फेंका गया, बालों से पकड़ के, और वो एक तो कुछ तस्वीर छप गई कि जिसमें किसी ने उसकी पकड़े हुए हैं और उनको खींच के थी। अब ये नहीं पता था ये बाल किसके हैं, नहीं बाल तो पता है किसके, हाथ किसका है। पर बाल पंजाबी में अगर देखें तो वो भी ठीक है, बाल किसका है, बाल किसका है, हाँ बाल किसका है। तो वो फिर जनाब जज साहब इफ्तिखार चौधरी साहब थे, वो जब रिस्टोर हो गए करते आओ ना, तो उन्होंने बहुत से लोगों को धर लिया। अच्छा। उसमें कमिश्नर साहब भी थे, आईजी साहब भी थे, डिप्टी कमिश्नर भी थे, बहुत से लोग थे उसमें, पुलिस के अफसर और एडमिनिस्ट्रेशन के, सबको नोटिस चले गए। खैर वो केस कंटेम्प्ट का केस बना और बुलाया गया और लोगों ने माफ़िया शाफिया मांगने की कोशिश की, मगर वो फिर जो कि होता है इस किस्म के केसेस में, वो उन्होंने फिर लंबा कर दिया। अच्छा, लटकता गया मामला, बिकॉज अब जज साहब भी शायद धमकी देना चाहते थे, सज़ा देना नहीं चाहते थे, या देना चाहते थे तो वो नहीं सज़ा सुनना चाहते थे, तो उनके वकीलों ने इधर से वकील तो आपको पता है वो जितना खींचना चाहे वो खींच लेते हैं, फेरियों में एक्सपर्ट मास्टर होते हैं, इसीलिए उनको पैसे दिए जाते हैं। उन्हें लॉयर्स नहीं कहते, लायर्स कहते हैं। बस कर दे। अच्छा, नहीं तो मतलब मैं आवाम की बात जी, अच्छा आवाम की बात कर रहा हूं, अपनी बात नहीं कर रहा, सवाल ही पैदा नहीं होता, सच भी बोलते हैं। ऐसे से वो अंग्रेजी का मुहावरा है, सम ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स आर लॉयर्स और अदरवाइज। तो अब बात यह है कि वो फिर क्या हुआ, 2007 से लेके 2017 तक केस चला और आखिर में ये हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट का बेंच बैठा हुआ था, उन्होंने फिर जस्टिस साहब तो रिटायर हो गए थे, इफ्तिखार चौधरी साहब, उन्होंने फिर इफ्तिखार चौधरी साहब को एक इनफॉर्मल मैसेज भेजा कि देखें ये सिचुएशन यहाँ आ गई, अब हमने कुछ करना पड़ेगा, बहुत खींच लिया हमने। अच्छा। तो क्या आप चाहते हैं कि हम सज़ा दे दें या इनको माफ़ कर दें? तो उन्होंने कहा नहीं सज़ा दें आप। तो फिर सज़ा हो गई थी सबको, किसी को हुई टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट, मतलब है कि जी 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, जब तक अदालत बैठी है उस वक्त तक वो सस्पेंड हो गए या वो कन्विक्ट हो गए, मोहर लग गई उनके ऊपर कॉन्विक्ट की। किसी को 15 दिन, किसी आईजी साहब को 15 दिन की हो गई, और मेरा ख्याल है एक जूनियर अफसर को 3 माह की भी हुई जी, मैक्सिमम 6 माह की हो सकती है इस किस्म के, जैसे अभी आज सुनाई है ना, जैसे आज सुनाई गई। ठीक है। तो अब और मगर उसमें जज के पास ये भी पावर होती है कि सस्पेंड भी कर दे अपने ऑर्डर को,
जैसे कि बाबर सत्तार साहब ने 1 माह के लिए अपने ऑर्डर को सस्पेंड भी कर दिया। फौरी अरेस्ट नहीं हुआ हाँ, ना? फौरी अरेस्ट नहीं हुए और फौरी जेल में नहीं गए। जी। तो केस लॉ में तो ये एक प्रेसिडेंट है, ये एक प्रेसिडेंट है, तो और ये हुआ है। अब ये जो सिचुएशन है, वो सिचुएशन और इस सिचुएशन में फ़र्क ये है, कुछ फ़र्क भी है और कुछ नहीं भी है। वो उस वक़्त भी मुशर्रफ की पावर था, इस्टेब्लिशमेंट मुशर्रफ की थी, फौजी अफसरान हुक्म दे रहे थे, पुलिस वाले अफसर कर रहे थे जो करना था, इफ्तिखार चौधरी को करना था। बिल्कुल। और आज भी सिचुएशन ऐसी थी कि एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो इस्टेब्लिशमेंट के लोगों के पास थी और पीछे से ऑर्डर्स आ रहे थे कि ये करो, वो करो, वो करो। तो मेरा ख्याल है ये सूरत हाल तो सिमिलर थी। अच्छा। फ़र्क क्या था? क्या? वो मैंने आपसे कहा ना कि वो चला 2017 तक। ये तो बाबर सत्तार साहब ने फ़ौरन कहा बहुत हो गया, उन्होंने सज़ा सुना दी है। ठीक है। अब मंडे तक ये 4 मार्च को इनकी अपील है। हाँ, वो अपील करेंगे डिवीज़न बेंच के आगे। जी। और वकीलों का ये कोशिश है कि इस जजमेंट को सस्पेंड कर दिया जाए टिल दी आर्ग्यूमेंट्स कंप्लीट होते हैं कि नहीं होते। अच्छा। तो अब देखना ये है कि ये जो फेलो जजेस हैं जो बैठेंगे वो सारी जजमेंट को 6 माह की जो सज़ाएं हुई हैं, 3 माह की जो हुई हैं, उनको सस्पेंड कर देंगे। कहेंगे कि अभी इसे जेल में ना डालें जब तक इस केस का फैसला नहीं होता, और फिर इसको शायद खींचने की कोशिश की जाएगी। ठीक है। जितना अरसा इसको खींच सके। लेकिन मैसेज कन्वे हो गया ना अदालत की मैसेज तरफ ये से? मैं समझता हूँ बड़ा पावरफुल मैसेज हो गया है। कि और मैं आपको ये बताऊं कि ये कन्विक्शन जो है इसको खड़ा करने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस को और हाई कोर्ट के जजेस को। बिकॉज देखिए आज अगर पुलिस के अफसर ऑन ऑर्डर्स फ्रॉम अबव वो कन्विक्ट हो जाते हैं और जेलों में चले जाते हैं, तो फिर ये एक लहर दौड़ जाएगी पुलिस में कि यार हुण सानू भी तर लिया जाएगा। एक बार धरे गए ने, हुण अगर सानू कोई इस किस्म के ऑर्डर देंदा असी भी नहीं फॉलो करने। अच्छा। बिकॉज इस वजह से अब जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, दी इस्टेब्लिशमेंट, जी, उनको अब एश्योर करना पड़ेगा किसी तरीके के साथ कि उनको सजा ना हो। क्या आप हमें प्रोटेक्ट करें भाई, आपका काम कर रहे हैं हम। तो ये चैलेंज बन गया है नाउ बिटवीन द जुडिशरी एंड द रियल एस्टैब्लिशमेंट, क्योंकि ये रियल एस्टैब्लिशमेंट के ऑर्डर्स के ऊपर ही सब कुछ हुआ। तो और मेरा ख्याल है एडवाइस भी रियल एस्टैब्लिशमेंट नहीं होगी, ना कोई जरूरत नहीं जान दी, ड्रैग इट अलोंग, ड्रैग इट अलोंग। हो सकता है केस ट्रांसफर हो जाए फ्रॉम बाबर सत्तार टू समबडी एल्स। बाबर सत्तार साहब की थोड़ी इंडिपेंडेंट है ना उनकी, और शोहरत ऐसी ही है, ऐसी है, जैसे ऑडियो लीक्स केस में भी उन्होंने ऐसे रिमार्क्स दिए थे। बिल्कुल, इज अ हाईली इंटेलिजेंट वेल रेड जज। और सो मैं ये समझता हूँ कि this is going to be a very interesting test case for the establishment and for the judiciary. How they are going to respond? How they are going to respond. और जो मुझे लगता है ऐसे ही है कि इस किस्म के केसेस के अंदर जहाँ एक काम करो तो मरते हैं, दूसरा काम करो तो मरते हैं, तो इस किस्म के केसेस को ड्रैग अलोंग किया जाता है ताकि जो खतरनाक एरियाज हैं या मोड़ हैं वो आराम से दब जाएं, फिर एक वक्त आएगा चुप करके कुछ कर लाएंगे। अच्छा, तो अब तो ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि दिस इज़ अ वेरी, इसको फॉलो करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मंडे को ये अपील लग रही है फॉर सस्पेंशन। अगर डिवीजन बेंच ने इसको सस्पेंड कर दिया तो फिर आप ये समझिएगा कि इसको लंबा चलाएंगे। सस्पेंड करना भी तो जाहिर है फिर इमदाद, कहने का मतलब है क्योंकि कि ये जो है ना वकील ये लाइन ये ले रहे हैं कि जज साहब बाबर सत्तार साहब ने कोई पर्सनल इशू बना लिया था अपनी तौहीन का, रादर देन द कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट। उन्होंने ज़ाती कंटेम्प्ट के ऊपर, बिकॉज उन्होंने कितनी दफ़ा बुलाया नहीं आए, तो अकॉर्डिंग टू देम ही वाज फ्रस्ट्रेटेड एंड एंग्री, एंड इन्होंने ये एप्लीकेशन भी दी थी कि आप मेहरबानी करके रिक्यूज कर लें अपने आप को किसी और जज को। जी, हम जानना चाहते हैं कहीं, फिर उम्रे की भी कोशिश की, हाँ, बड़ा कुछ ड्रामे की, लेकिन उन्होंने कहा नहीं मैं खुद ही सुनूंगा। तो मेरा ख्याल है कि इन्होंने कोई 8-9 पॉइंट्स लिख के बनाए, उन्होंने चेक किया पॉइंट टू पॉइंट। हाँ, तो वो अब मंडे के दिन और ट्यूसडे ये करेंगे। तो मैं ये देख रहा हूँ कि डिवीजन बेंच जो है वो क्या किस किस्म का, असल में प्ली जो ली है ना डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी ऑपरेशन साहब ने, वो ये है कि भाई ये क्या मामला तौहीन अदालत के जुमरे में भी आते हैं या नहीं। सो ये तो बहुत सी चीजें उन्होंने खड़ी कर दी उन्होंने इसमें इसीलिए ताकि लंबा चले, लेकिन उससे पहले सजा का सस्पेंड होना बड़ा मीनिंगफुल होगा, जैसे ये फैसला आज का मीनिंगफुल है। अच्छा, हम क्विकली जो मैंने आपको कहा ना कि सारे 9 मई से रिलेटेड चीज़ें हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि मैं चाहूँगी आप क्विकली उन सब के ऊपर बात कर दें। मैं सारी मेंशन यूँ करूँगी कि केपी में
अली अमीन गंडापुर साहब आ गए हैं और ये वो हैं जो 9 मई के वाक़यात में धरे भी गए और बाद में जब रिहा हुए ज़मानत पर तो रूपोश भी रहे, कैंपेन भी नहीं चला सके, लेकिन इंतखाब इमरान खान साहब ने उन्हीं का किया और वो वज़ीर आला KP मुंतखब हो चुके हैं। आते साथ उन्होंने कहा कि 9 मई की जो FIR जिनमें कोई सब्सटेंस नहीं है, प्रूफ्स नहीं हैं, उनको फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए 1 हफ़्ते के अंदर। अच्छा, इंटरेस्टिंग ये है कि जैसे ही इलेक्शंस होते हैं नेक्स्ट डे इमरान खान साहब की भी मुख्तलिफ केसेस में ज़मानत होती है और आज भी यास्मीन राशिद साहिबा की भी ज़मानतें हुई हैं, कुछ दीगर मुलजिमान भी हैं जो 9 मई में जो मुलजिमान तस्वुर किए जाते हैं उनकी भी ज़मानतें हुई हैं। इमरान खान साहब की भी मुख्तलिफ मुकदमात में जिसमें ज़िले शाह केस भी है उसमें भी ज़मानत हुई है। ये एक चेंज है रियासत के बिहेवियर में, इसकी तय में क्या है? देखिए 4 के जिक्र किया आपने कहा कि एक तो बाबर सत्तार साहब ने यही May 9 वाला केस था ना, हाँ। उसके ऊपर ये सख्त फैसला दिया है एस्टैब्लिशमेंट, पुलिस एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, जो कि पीछे दूसरी एस्टैब्लिशमेंट। इशारा तो हो गया। आपने कहा गंडापुर ने कहा थोड़ी ऐसी रीत ऐसी, हाँ, FIRs खत्म करें, मैं नहीं तो मैं हाँ। और छोड़ दी बात, हाँ जी। तो नहीं तो मैं वो तो वहाँ भी तो सारी जो FIRs हुई हैं एस्टैब्लिशमेंट के कहने पे हुई है ना जी, ठीक है ना, और ये भी उसी में थे और ये भी उसी में, तो मैसेज तो इनके इंतखाब से भी गया। यस, तो इसका ये मतलब है वहाँ भी कुछ क्लैश का शायबा है। हाँ, क्योंकि ये क्या करेंगे, ये पुलिस अफसरों को कहेंगे विड्रॉ करो FIR, पुलिस इनके अंडर आएगी ना अब, ठीक है ना। उधर से एस्टैब्लिशमेंट के फ़ोन जाएंगे कि नहीं करना, तो जोड़े SHO हैं और SPs हैं उनके काम पे टांगेंगी। अच्छा, कि अब हम क्या करें, कितने जाइए आगे या पीछे, तो वो असी और वो इशू ये चला जाएगा अदालत में, कोई ना कोई इसको अदालत में ले जाएगा, बिकॉज ये रिजॉल्व नहीं होने लगा, FIR वापस नहीं होनी अनलेस देयर इज अ कोर्ट ऑर्डर। ये नहीं होगा कि ये पुलिस को कहेगा कि आप वापस कर दें, ऊपर से कहीं से फ़ोन आ जाएगा उनको कि जी कर दियो या ना करो, पुलिस वाले हैंड्स अप हो के कहेंगे सर सानू ट्रांसफ़र कर दियो असी नहीं इस रस्ते खड़े होना चाहिए, इधर करिए तो मरने हैं, उधर करिए तो मरने हैं। तो ये वहाँ भी एक, और अगर ये FIRs रिवर्स हो जाती हैं तो ये इट विल बी अ स्लैप ऑन द फेस ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट। वो तो एस्टैब्लिशमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगी, ये तो चलाना है उन्होंने ये सारे केसेस। अच्छा। जैसे यहाँ भी वो रेजिस्ट करेंगे, बाबर सत्तार साहब की जो सजा दी है उन्होंने, हाँ, वो पुलिस को सपोर्ट करेगी, हाँ। उधर भी पुलिस को सपोर्ट किया जाएगा, तो वो भी अदालत में जाएगी, जैसे ये अब डिवीजन बेंच पे चली गई, वहाँ भी ये केस कहीं और जाएगा। ये ऐसे नहीं होगा कि वो पुलिस को कहेगा विड्रॉ करें और पुलिस विड्रॉ कर लेगी रातों रात। अगर पुलिस ने विड्रॉ कर लिया, जो कि पॉसिबल है, कुछ लोग कहेंगे जी कर दो देखी जाएगी, मगर ये है कि ये केस जो है इस्टेब्लिशमेंट ने करवाए हुए हैं। अच्छा। तो तीसरी चीज़ जो है जिसका आपने जिक्र किया कि अब बेलें भी होनी शुरू हो गई, तो जाहिर है कि कुछ ना कुछ इशारे, कुछ नई हवाएं चलनी शुरू हो गई हैं। और चौथा आपने जिक्र किया किसका, क्या एक कमेटी आपको पता है वो इलेक्शन से पहले बनी थी, वो कमेटी चुप है। हाँ। उस कमेटी ने जिससे 9 मई की इन्वेस्टिगेशन करनी थी, और वो जो कि इमरान खान साहब कह रहे हैं चीफ जस्टिस साहब को कि आप बनाएं, इन्वेस्टिगेट करें कि ये हुआ क्या है 9 मई को, बिल्कुल उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही आगे। और ये कमेटी जो बनी थी, हुकूमत ने जो बनाई थी जी, उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, बात ही कोई नहीं कर रहा भाई कि कमेटी ने किया क्या, 14 दिन के बाद रिपोर्ट देनी थी, 14 दिन के ऊपर कितने दिन। तो बात ये है कि इसका ये मतलब है कि जैसे ही सिविलियन गवर्नमेंट आई है तो जाहिर है कुछ ना कुछ तो तब्दील हो गया ना। पहले ये था कि ये जो गवर्नमेंट्स बैठी हुई थी, दे वर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट। अब दे आर नॉट डायरेक्टली, दे आर इनडायरेक्टली। तो इसमें ये मतलब है जो सियासतदान है उनको थोड़ी बहुत पॉलिटिकल स्पेस मिल गई है। अच्छा। तो अब सवाल ये पैदा होगा कि ये जो पंजाब की गवर्नमेंट है या सिंध की गवर्नमेंट है या बलूचिस्तान की गवर्नमेंट है, जो कि अभी भी प्रो एस्टैब्लिशमेंट गवर्नमेंट्स होंगी, वो उनका हाथ है इनमें बनाने में, तो क्या ये इनका क्या मौक़िफ़ होगा रिगार्डिंग PTI एंड 9th में एंड PTI एंड आगे जो एहतजाज करने जा रहे हैं, इनकी क्या मौक़िफ़ कल एहतजाज भी, तो वो भी डिस्कस करते हैं। हाँ, तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ, मेरा ये तज्जिया नहीं, मेरा तो प्रेडिक्शन है कि अब वो चीज़ नहीं होगी जो पहले हो रही थी। पहले जो ऑर्डर्स आते थे ना ठा करके, कुछ चीफ मिनिस्टर्स जो थे वो फॉलो कर रहे थे, मोहसिन नकवी साहब जो ऑर्डर आता था कर देते थे, चुक दो, तर दो, तुन दो, पा दो, ये कर दो, सबको पकड़ के। और वो जो खौफ क्रिएट किया था, जिसका मकसद ये था कि इलेक्शन में पार्टिसिपेशन PTI की कम हो, जो कि कामयाब नहीं हुई वो पॉलिसी। लोगों ने चुप करके कहा जी ठीक है बाहर तो नहीं तुम फड़ के लै जाओगे, मगर इलेक्शन वाले दिन तो नहीं रोकोगे सानू, असी इधरों आए आके वोट पा गए ने, और इनकी गई है।
तो आप हाँ वो पिंग ना करें। नहीं, आप बोले कुछ नहीं। मैंने कहा ही कुछ नहीं। तो अब बात ये है कि ये सूरत हाल है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन। अब देखना ये है कि आगे जो कुछ होने जा रहा है रिगार्डिंग पीटीआई, उसका क्या, शहबाज शरीफ का क्या मौक़िफ़ होगा जी, पंजाब की सतह पे क्या मरियम होगा? का क्या मौक़िफ़ होगा, सिंध क्या करेगा, वहाँ सिंध के अंदर मुराद अली शाह साहब या जरदारी साहब क्या करेंगे, बिलावल क्या करेगा। मैं ये समझता हूँ कि नरमी होगी। अच्छा, वो जिस सख्ती के साथ कुचल दिया था पीटीआई को, वो अब नहीं नज़र आएगी आपको। आपको अब ये हुकूमतें जो हैं ये बड़ा ह्यूमन राइट्स और अपना रिकॉर्ड और कहेंगे जी पीसफुल प्रोटेस्ट अलाउ है, ये है वो है। आप देखिएगा रवैया बदलेगा। और बिकॉज़ इनको भी पता है कि हमारे साथ हुआ, अब इनके पीटीआई के साथ हो गया, अब इस हद तक हम ना जाएं कि फिर ये हमारी दुश्मनियाँ शुरू हो जाएं। तो ये देयर विल बी अ डिफरेंट अप्रोच नाउ। चलें, ये तो यानी खुश आइंद इसे कहा जा सकता है कि ये जो मुंतखब हुकूमतें हैं ये कम अज़ कम रवैया जो है वो अवामी रखेंगी। लेकिन जो एहतजाज कल होने जा रहा है, इससे पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब एहतजाज किया था तो आपने जो प्रेडिक्ट किया था उसके मुताबिक ही वो एहतजाज देखा गया। कल का एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसा करने जा रही है, क्योंकि बैरिस्टर गौहर एक बार फिर आ चुके हैं चेयरमैन मुंतखब? एहतजाज होगा मगर कोई ख़ास इम्प्रेसिव नहीं होगा। ओके, हर जगह पे होगा, छोटा छोटा होगा, ज़रूर होगा। कहीं बड़ा, केपी में बड़ा होगा, अब लाहौर में थोड़ा कम होगा, अच्छा, बाकी शहरों में होगा, हर जगह पे होगा। मगर पुलिस का जो रवैया है, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, वो क्रैकडाउन नहीं होगा। वो कहेंगे पीसफुल रहें, हम भी पीसफुल हैं, ठीक है, और आपका हक है, आप करें एहतजाज। यहाँ अब ये नहीं होगा कि पहले पकड़ के ले जाएंगे और गाड़ियों से निकालेंगे, ऐसे नहीं होगा। और अगर पीटीआई नॉन वायलेंट रहती है तो, और कोई तशद्दुद नहीं होता और कोई आग वाग नहीं लगाते, तो फिर कुछ नहीं होगा। दे विल हैव देयर प्रोटेस्ट, इट विल नॉट बी अ बिग प्रोटेस्ट, इट विल बी अ प्रोटेस्ट, बट इट विल बी कंटेन्ड एंड इट विल बी पीसफुल। एंड मेरा नहीं ख्याल क्रैकडाउन होगा किसी किस्म का। ये कि जी 144 लगा दिया, पकड़ के ले जाएंगे, जैसे पहले लगी थी। बिल्कुल सही है, लेकिन अब वैसे इकदाम नहीं होंगे। ये वैसे बड़ा अच्छा व्यू है जो आपने दिया आइंदा पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से। हम वापस आते हैं ब्रेक के बाद। शो में एक बार फिर खुश आमदेद। बात हो रही है अली अमीन गंडापुर साहब की। वज़ीर आला केपी के तौर पर उन्होंने अब तक जो कारकर्दगी या जो बयानात दिए हैं उससे तो ऐसे लगता है कि टकराव की पॉलिसी होगी, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट का जवाब क्या गवर्नर की तकर्रुरी की सूरत में हमें नज़र आएगा? नहीं, इतनी जल्दी तो नहीं कुछ होता। अच्छा, हाँ, ये तो नहीं हो सकता कि वो अगले दिन गवर्नर रूल लगा दें, ऐसे नहीं होगा। वो तो सारी प्रोविंस क्राइसिस में चली जाएगी। लेकिन गवर्नर की अपॉइंटमेंट से तो पता चलेगा ना कि कैसा बंदा आ रहा है। हाँ, नहीं, अब वो डिपेंड करता है कि वो रेकन्सिलिएशन वाला बंदा आ रहा है या टफ वाला बंदा आ रहा है, उसी से पता चलेगा कि पॉलिसी क्या होगी। मेरा ख्याल है इसमें एस्टेब्लिशमेंट का रोल होगा जिसको वो नॉमिनेट करेंगे। इसमें शहबाज शरीफ साहब का खास रोल नहीं होगा। अच्छा, अगली बात ये कि अब गंडापुर साहब क्या करेंगे। उन्होंने धमकी तो दी है मगर ये नहीं कहा कि वो करेंगे क्या अगर उनकी बात नहीं मानी जाती। उनकी बात नहीं मानी जाएगी, अच्छा, तो क्या करेंगे वो? सवाल तो ये क्या करेंगे। हाँ, बात उनकी फिर वो यही होगा जो मैंने आपसे कहा कि वो बात आगे चलेगी। मगर जो मेजर इशू जो आपने कहा है, मेजर इशू ये है कि क्या अब फेडरल गवर्नमेंट की और केपी गवर्नमेंट की किसी न किसी स्टेज पे बहुत बड़ी क्लैश होगी। हाँ, कैसे रिलेशनशिप रहेगा दोनों का? रिलेशनशिप बहुत स्टॉर्मी रहेगा, तूफान वाला रिलेशनशिप होगी। शहबाज शरीफ साहब के होते हुए भी? शहबाज शरीफ साहब का इशू नहीं है ना, इशू कोई और है। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब का क्या इशू है? हाँ। इसका मतलब है कि केपी गवर्नमेंट जो है वो अडियाला से चलेगी? बिल्कुल, 100%। चीफ मिनिस्टर भी अडियाला से बना है और गवर्नमेंट भी अडियाला से चलेगी। अच्छा। तो वो लड़ाई झगड़े की गवर्नमेंट है। वो अब अपने इक़दाम करने शुरू कर देगी। फॉर एग्जांपल, उन्होंने तो ऑलरेडी दे दिया कि पंजाब पुलिस आए तो सही यहाँ। अब तो यही होगा कि पंजाब पुलिस आएगी तो केपी की पुलिस खड़ी हो जाएगी उनके आगे। आपको याद है कि इमरान खान साहब को प्रोटेक्ट करने के लिए उस वक्त केपी की पुलिस और जीबी की पुलिस आ गई थी जमान पाक और आके खड़ी हो गई थी, और आपकी पुलिस, पंजाब की पुलिस वहाँ पहुँच नहीं सकी, बेबस हो गए थे। पर यहाँ खतरा ये था कि फायरिंग ना कर दें एक दूसरे के ऊपर, क्लैश ना हो जाए कोई। तो शुक्र है वो अवॉइड हो गया। आपको पंजाब हुकूमत ने नहीं फिर किया, आगे नहीं बढ़े। मगर ये ज्यादती, ये गलत काम था जो किया इमरान खान साहब, गैर कानूनी, ऐसे नहीं करना चाहिए, नहीं करना। पुलिस को कम अज कम इस्तेमाल, तुम्हें अगर गिरफ्तारी है तो गेट ऑन, गिरफ्तारी दो और खत्म करो बात को। ये क्या बात होगी कि तुम फेडरल गवर्नमेंट को, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को डिफाई कर रहे हो, एक कानून के तहत तुम्हें गिरफ्तार कर रहे हैं। अगर तुम्हारा प्रॉब्लम है तो अदालतों में जाओ तुम। ये क्या हुई कि आपने पुलिस बुला के अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया? ये तो एक टेररिस्ट ऐसे करता है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन लॉ अबाइडिंग सिटीजन तो ये नहीं करता ना जी। तो अब सूरत हाल ये है कि गंडापुर साहब क्या करेंगे? मेरा ख्याल है वो अपनी पॉलिसीज़ इख्तियार करेंगे और वो कुछ ऐसी पॉलिसीज़ जो फेडरल गवर्नमेंट कहेगी करें,
उनको इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे और वो बिल्कुल लोकल पॉपुलेशन के साथ खड़े रहेंगे। और हर रोज़ आप देखेंगे कि लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, गाली गलौज चल रही है। ये फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से आपको गाली गलौज नहीं नज़र आएगी, इनकी तरफ से आपको गाली गलौज नज़र आएगी, धमकियाँ नज़र आएंगी। अच्छा। और लड़ाई का जो मूड है वो रहेगा वहाँ, और एहतजाज चलते रहेंगे थ्रू आउट। अच्छा। मगर देखिए, अब गंडापुर साहब को हुकूमत भी तो करनी है, गवर्नेंस भी तो करनी है ना। तो ये तो नहीं होना कि सारा वक्त आप लड़ाई करते रहेंगे तो फिर आवाम जो थक जाएगी, कहेगी यार तो चीफ मिनिस्टर बनाया, 12.5 की कर दे पे। तो फोकस तो करना पड़ेगा ऑन डेवलपमेंट एंड अदर इश्यूज। तो मगर ये ज़रूर है कि लड़ाई झगड़े चलते रहेंगे। और अगर किसी स्टेज पे, फॉर एग्जाम्पल मैं एक देता हूँ आपको छोटा सा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कहेंगे जी हमारी वो रॉयल्टी देनी है फेडरल गवर्नमेंट ने बिजली के ऊपर, या फलानी सब्सिडी देनी है जो पहले मिलती थी, या वो तो वो दें, फेडरल गवर्नमेंट नहीं देगी। अच्छा। उसको पैसे चाहिए, फेडरल गवर्नमेंट रोक देगी। इन ये गरजेंगे, लड़ाई झगड़े करेंगे। फिर फेडरल गवर्नमेंट क्या कहेगी इनको, क्या कि आपको हमने देने हैं 10 रुपए, ठीक है, नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड के आपका हिस्सा बनता है 10 रुपए, जो भी है समझे 10 रुपए जी, उसमें से आप 3 रुपए वापस कर दें। अच्छा। ये फेडरल गवर्नमेंट सबसे कहेगी, पंजाब को भी कहेगी कि कुछ पैसे वापस करें, हमें सख्त ज़रूरत है, नेशनल इमरजेंसी है। ठीक है। और इसीलिए तो सारी ऑपोजिशन हो रही है ना नेशनल फाइनेंस कमीशन से। सिंध को भी कहेगी, बलूचिस्तान को भी कहेगी। बलूचिस्तान तो उनकी अपनी जेब में है, जो कहेंगे बलूचिस्तान कर देगा वापस। ठीक, ये करेंगे क्या, 110 रुपए देने हैं ना, उसमें से 3 काट के 7 दे देंगे। अच्छा। ये नहीं होगा कि 10 दें और कहें जी वापस करो, वो पहले काट के दे दें। अच्छा, ठीक है। तो ये पंजाब के साथ भी हो जाएगा और उधर भी हो जाएगा, सिंध में भी होगा, वो चीखेंगे, वो लड़ाई झगड़े करेंगे, वो तो गवर्नमेंट में बैठे होंगे। ठीक, तो वो उनके साथ कैसे टैकल कर रहा। और ये तो यहाँ तो लड़ाई झगड़े लंबे हो जाएंगे, यहाँ तो लंबे लड़ाई झगड़े हो जाएंगे। ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि सिंध केपी की गवर्नमेंट कुछ फेडरल डायरेक्टिव्स हैं, वेदर दे रिगार्डिंग बॉर्डर क्रॉसिंग्स, वेदर दे रिगार्डिंग कस्टम्स ड्यूटीज़, स्मगलिंग, इस किस्म की चीज़ें जहाँ आपको लोकल गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, पुलिस की, एडमिनिस्ट्रेशन की, हो सकता है गंडापुर साहब तावन ना करें। तो टेररिज्म को लेकर इतना सेंसिटिव सूबा और वहाँ टेररिज्म अगर बढ़ गई वहाँ तो लड़ाई झगड़े होंगे। ये कहेंगे आप करें, वो कहेंगे आपका काम है आप करें, दोनों नहीं करेंगे और आवाम सफ़र करेगी। अगर बॉर्डर पॉलिसीज पे कोई मामला तो हुआ फिर अगर वो अपनी फ़ौज भेजते हैं तो ये कहेंगे आपने फ़ौज क्यों भेज दी। अगर वो नहीं भेजते और टेररिज्म बढ़ती है तो फेडरल गवर्नमेंट कहेगी ये तो तबाही हो रही है, हमारे पाकिस्तान की नुकसान है इसके अंदर। तो ये लड़ाई झगड़े इनके चलेंगे। और मैं समझता हूँ आज नहीं, जो आपने कहा ना फिर गवर्नर रूल लग जाएगा, आज नहीं, कल नहीं, परसों लगे ही लगे परसों लगे ही लगे। यानी इमरान खान साहब की जो टकराव की पॉलिसी है वो केपी के थ्रू इम्प्लीमेंट होगी। बिल्कुल। और वहाँ सूनर और लेटर जब ये बिल्कुल हाथ से बाहर निकल जाएगी बात, अगर हाथ से बाहर निकली तो वो गवर्नर रूल लगा देंगे। ठीक है। इसीलिए अली अमीन गंडापुर साहब को ना, एक तो कह रहे हैं उनके हाथ में गंडासा आ गया और दूसरा उन्हें इमरान खान ++ कहा जा रहा है। चले, ये तो आपकी प्रेडिक्शन है फ्यूचर के लिए, अल्लाह खैर रखे, बात हाथ से ना ही निकले। जैसे बात हाथ से नहीं निकलने दी थी लाहौर के वाक़े में, शहरबानो नकवी साहिबा ने ASP हैं जो गुलबर्ग थाने की। अच्छा, कल आपने बात की आर्मी चीफ ने उन्हें जिस तरह से अप्रिशिएट किया और आपने वजह बताई कि वाई नॉट प्राइम मिनिस्टर, आर्मी चीफ के अप्रिशिएट करने से क्या मैसेज कन्वे हुआ और किसको हुआ वो आपने क्लियर बता दिया, गाइड कर दिया। अब जो है वो है कि शहरबानो नकवी साहिबा को रॉयल इन्विटेशन मिला है टू सऊदी अरेबिया, उनकी बहादुरी के एतराफ़ में, और सऊदी एम्बेसडर भी उनसे मिले हैं और उन्होंने सराहा है उनकी इस काविश को। ये क्या मैसेज किया? देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग मैसेज है। मेरा ख्याल है सऊदीज़ को भी समझ आ गई एक बात की कि इस मौके को पूरा इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। और वो क्या फ़ायदा है, जैसे आर्मी चीफ की वजह से एक पैगाम गया है एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स को, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म को, कि ये काम नहीं एक्सेप्टेबल, ये गलत कर रहे हैं आप, इस्लामी कानून के मुताबिक भी, रवायत के मुताबिक भी ये गलत है, आप ऐसे काम मत करें। और क्योंकि हाफिज साहब ने ये किया है, शाह साहब ने ये किया है, आप शाह साहब कहते हैं, मैं हाफिज साहब कहता हूँ, सैयद है ना, तो शाह साहब का, तो शाह साहब हाफिज साहब जो है उनकी तरफ से ये पैगाम गया, तो इसकी बहुत अहमियत है और इसके पीछे बहुत वजन है। इसी तरीके के साथ सऊदी मोनार्क जो है MBS, वो आपको पता है सऊदी अरेबिया में क्या कर रहे हैं, वो सारा जो पुराना निज़ाम था ना वहाँ इस्लाम का, जिसको वो इस्लाम का निज़ाम कहते थे, जिसकी वजह से वो सलाफ़ी इस्लाम जो है वो सारा एक्सपोर्ट भी हुआ, सब कुछ हुआ, और फिर उसमें से एक टेररिज्म भी निकली, और फिर उसके रिएक्शन में इस्लामियोफोबिया भी निकला, एट्सेट्रा।
वो सारा रिवर्स करने जा रहा है MBS। MBS ने ख़वातीन के लिए बहुत सी आज़ादियाँ दे दी हैं जो उनको आज तक नहीं मिली थी। MBS ने वहाँ कल्चरल आज़ादियाँ भी, वही ना, कल्चरल एंड पॉलिटिकल आज़ादियाँ दोनों आहिस्ता आहिस्ता दे रहे हैं। बड़ी ऑपोजिशन थी मगर कर दिया उन्होंने। अब डिटेल में क्या जाना, आगे मैं आपको बताऊं, पॉप म्यूजिक भी आ गई वहाँ जो कि कभी इजाज़त नहीं थी। यहाँ तो मुल्ला हजरात ये भी कहते हैं कि म्यूजिक तो है ही बैंड। नॉन मुस्लिम डेलीगेशन विजिट कर रहे हैं हॉली प्लेसेस। अब वहाँ वो उन्होंने एक 450 अरब डॉलर का एक बजट बनाया है कि सारी एक पूरी लंबी चौड़ी स्ट्रिप अलोंग द बीच, अलोंग द सी कोस्ट उन्होंने बनानी है वहाँ टूरिस्ट रिजॉर्ट। और वो टूरिस्ट रिजॉर्ट उन्होंने उसी किस्म की बनानी है जैसे दुबई के अंदर कानून बने हैं टूरिज़्म के लिए और गोरों के लिए, जहाँ अल्कोहल भी अलाउड है गोरों के लिए एट्सेट्रा, नॉन मुस्लिम्स के लिए एंड सो ऑन, और बड़ी रिलैक्सेशन है और सख्ती, इस्लामिक सख्ती जिसे कहते हैं जो हमारे यहाँ है वो नहीं है वहाँ। वो अब बिल्कुल रिवर्स करने जा रहे हैं सऊदी अरेबिया के पुराने इस्लामिक लॉज, और वहाँ उन्होंने बड़ी सख्ती के साथ ये किया। ये पैगाम जो उन्होंने शहरबानों के ज़रिए ये उनके ऊपर उनको दावत दी है कि आप आएँ, ये अपने लोगों को, अपने इंतहा पसंद इस्लामिक लोगों को एक मैसेज है कि देखें हम भी ऐसे लोगों को तब उनकी तारीफ करते हैं। मुतदिल इस्लाम का चेहरा। तो ये उन्होंने भी इस चीज़ को उसी तरीके से इस्तेमाल करना चाहा जैसे हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने, क्योंकि जाहिर है दिस गिव्स अ वेरी बैड इंप्रेशन आउटसाइड। बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि हमारी एक एनलाइटेंड मॉडरेशन का एक परसेप्शन क्रिएट हो बाहर। तो मैं ये समझता हूँ कि सऊदी से पिक्ड अप ऑन दिस एंड सेड कि इट इज़ अ गुड आइडिया, लेट्स डू दिस। ये बहुत पावरफुल मैसेज आएगा, पाकिस्तान की तरफ से भी गया है, मुस्लिम वर्ल्ड में भी गया है और वेस्ट में भी गया है, और अब जो MBS ने जो किया है उसके साथ ये मैसेज को स्ट्रेंथन किया गया। वेरी राइट, ठीक है। इसके मामले की हमने अच्छी खासी एक व्यू जान लिया। वापस आते हैं हम एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। ये लिस्ट है मेरे पास सेठी साहब से, जो आप सवाल जानना चाहते हैं। एक तवील फहरिस्त है और इसमें से हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा को एड्रेस कर सकें, लेकिन आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। आपके सवाल विट से भरपूर होते हैं, बहुत सब्सटेंस होता है, लोडेड क्वेश्चंस होते हैं। उनमें से हम जो इंतखाब करते हैं वो अब सेठी साहब के सामने रखने जा रहे हैं। अदील ऑस्ट्रेलिया से सेठी साहब आपसे कुछ जानना चाह रहे हैं। जी, जब आपकी वफाक में हुकूमत होती है सर, तो उस टाइम आपके इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी के इश्यूज होते हैं और बजट के इश्यूज होते हैं, डिफरेंट इश्यूज होते हैं। लेकिन आप मुझे बताएं कि पंजाब में रहते हुए, पंजाब एज अ CM पंजाब भी कोई चांस बनता है आपका कि आपकी मुक़तदरा के साथ कोई लड़ाई हो सके? बताएं। हाँ जी, बात ये है जी कि बिल्कुल इंटरेक्शन रहता है बिटवीन द मिलिट्री अथॉरिटीज़ जो जिनको कोर कमांडर रिप्रेजेंट कर रहा होता है और ये चीफ मिनिस्टर। तो उसके अंदर किस किस्म के इश्यूज हैं जो नॉर्मली रूटीन में आते हैं फ्रॉम दी कोर कमांडर साइड या ऑन बिहाफ ऑफ GHQ। कुछ तो सिफारिशें होती हैं पोस्टिंग ट्रांसफर्स की सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, वो फ़ौरन मान ली जाती हैं, इट्स नो बिग डील। फिर ये ज़मीनों के ऊपर होता है, पंजाब लैंड एक्विजिशन एक्ट, कभी रेंजर्स की तरफ से रिक्वेस्ट आ जाती है कि हमें 100 एकड़ चाहिए, हमने वहाँ अपने लोगों के लिए ये करना है वो करना है, वेलफेयर स्कीम है, कंटोनमेंट, वो फिर ज़मीन ख़रीदनी पड़ती है पेजेंट से, उनसे सस्ते रेट्स पे ख़रीद के और लीज, लॉन्ग लीज के ऊपर सस्ते रेट्स के ऊपर डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट को दे दी जाती है। तो इस किस्म की चीज़ें होती हैं, क्योंकि जो लोकल प्रोविंस वाइज जो डेवलपमेंट हो रही होती है वेलफेयर स्कीम्स की, फ़ौज की, तो वो उनकी बिल्कुल फुल फ्लेज सपोर्ट होती है फ्रॉम द सिविलियन गवर्नमेंट। क्योंकि ये सारी सिविलियन पावर्स होते हैं यहाँ, वहाँ कोई लड़ाई झगड़े नहीं होते, दियो जी जो मंगते पे न दियो, ऐसे पंगे दे नहीं लेने ना। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। अच्छा। फिर ये एक आध दफ़ा ऐसे भी हुआ है कि कोई ऐसे सीरियस केसेस हो जाते हैं टेररिज्म के। अच्छा। अब वो कानून के मुताबिक तो पुलिस ने पकड़ना होता है या IB वाले होते हैं या पुलिस वाले होते हैं, बट एक्चुअली उनके पीछे तो ISI या MI ये लगे हुए होते हैं। तो वो करते क्या है कि उनको पकड़ लेते हैं, खुद तफ्तीश करते हैं। अच्छा। उसके बाद जब तफ्तीश हो जाती है तो फिर गवर्नमेंट को, सिविलियन गवर्नमेंट को कहते हैं ले जाओ इन्होंने और केस कर दो इन्होंने। अब वो सिविलियन गवर्नमेंट बड़ी घबराती हैं इस चीज़ से, बिकॉज जब भी टेररिस्ट को पकड़ा जाता है कोई थोड़ी बहुत तो लितर शितर पड़ता ही है ना, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी होती है और वो पुलिस को उसके बाहर रखा जाता है, ये खुद ही एजेंसियाँ खुद करती हैं और ख़तरा उस और करके तो फिर हैंड ओवर कर देती हैं पुलिस को कि जी पर्चा कटो जी,
6 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਚੰਗੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਰੱਖ ਲਈਏ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿਓ ਹੁਣ। ਤੇ तो फिर वो पुलिस बेचारी कहती है यार देखो बंदे की हालत ख़राब है, ये है वो है। कभी कभी ये भी होता है कि अंडर इंटेरोगेशन कोई बंदा अल्लाह ने प्यारा हो जाता है, वो मसला बन जाता है, क्योंकि ये जो डिटेंशन होती है ये इसके कोई कागजी कार्रवाई नहीं हुई हुई होती, एजेंसियाँ नहीं अरेस्ट कर सकती किसी को, ये तो पुलिस ही करती है ऑन बिहाफ ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है ना। तो ये इस किस्म के इश्यूज भी बनते हैं। अब मैं इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा, ऐसे मामलात पे तो कभी ये खुफिया रहते हैं, ये कभी बाहर नहीं आते। मैं भी चीफ मिनिस्टर रहा हूँ ना, तो मुझे पता है कुछ बातों का, तो इसलिए इससे ज़्यादा बात करना मुनासिब नहीं है, बिकॉज ये सारी बातें जो हैं ये लीगली नहीं होती, ये एक ग्रे जोन में होती हैं, बिकॉज आफ्टर ऑल नेशनल सिक्योरिटी का जो इशू है वो है ही ग्रे जोन का। नेशनल सिक्योरिटी इज ग्रे जोन, ऑल ओवर द वर्ल्ड इज ग्रे जोन, बिल्कुल, या ब्लैक जोन या ग्रे जोन, तो यहाँ भी वैसे ही है, डार्क जोन, इंडिया के अंदर भी ऐसे ही है, ठीक है। तो ये दिस इज अनफॉर्चुनेट बट दैट्स द वे मॉडर्न स्टेट्स ऑपरेट। चले म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से तो ये इश्यूज प्रोविंशियल लेवल पे नहीं बनते, ठीक है। फेडरल लेवल पे जैसे हमारे दोस्त ने कहा, फॉरेन पॉलिसी के ऊपर इशू बन सकता है, बजट्स के ऊपर इश्यूज बन सकते हैं, और भी बहुत से इश्यूज होते हैं जिसके ऊपर इश्यूज बन सकते हैं। जैसे आपने देखा इमरान खान के साथ ISI की पोस्टिंग ट्रांसफ़र के ऊपर हो सकता है, और नवाज शरीफ साहब के ज़माने में हुआ भी था। वो भी एक ISI चीफ को बनाना चाहते थे और आर्मी चीफ किसी और को बनाना चाहते थे, लड़ाई झगड़े हो गए थे। तो इस किस्म की चीज़ें वहाँ बड़ी सीरियस किस्म के इश्यूज होते हैं, जैसे आप समझें स्ट्रेटेजिक इश्यूज, मोस्टली रिगार्डिंग पॉलिसी। ओके, यहाँ जो है दिस इज टेक्निकल इश्यूज, लोकल इश्यूज, और बहुत रेयर होता है कि एक स्टेज आई थी, मैं उसका जिक्र कर दूं, आई नो यू आर इन अ हरी टू रैप अप, बट फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंध के अंदर आपको याद होगा कि रेंजर्स ने पहले MQM के खिलाफ एक ऑपरेशन किया था, एंड दे वर नॉट आंसरेबल टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, दे वर आंसरेबल टू द GHQ। ये बेनज़ीर के ज़माने में हुआ था, रेंजर्स ने किया था, फेडरल गवर्नमेंट ने किया था इन थियरी, मगर रेंजर्स बिल्कुल उनके अंडर हुआ था, लेकिन पहले आर्मी कर रही थी अंडर जनरल आसिफ नवाज, उसके बाद फिर आर्मी ने कहा, जनरल वहीद ने कहा कि आप खुद कर लें, हमें ना फौज को डायरेक्टली ना इन्वॉल्व करें, तो फिर रेंजर्स के ज़रिए जनरल नसीरुल्लाह बाबर ने ये किया था। तो इसी तरीके के साथ जब अभी कुछ साल पहले जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी वहाँ, तो रेंजर्स के ज़रिए जनरल बिलाल अकबर साहब थे वहाँ DG रेंजर्स, उनके ज़रिए पीपल्स पार्टी के बहुत से लोगों को पकड़ के ले गए थे, आपको याद होगा। वहाँ ये एक फ़लसफ़ा ये था कि करप्शन भी है वो भी टेररिज्म है, कि करप्शन की प्रोसीड्स जो हैं वो भी टेररिस्ट को जाती है। उस वक्त तल्लकात पीपल्स पार्टी के और इस्टेब्लिशमेंट के ख़राब थे, और ठीक ठाक रेंजर्स ने एक्शन लिया, MQM तो भूल गए, पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ भी एक्शन लिया था। फिर याद होगा आसिफ ज़रदारी सब गरजे, और जर्नलों के ख़िलाफ़ वो अभी तक बड़ी वायरल हुई हुई है वो, फिर उनको समझ आ गई ये तो मैंने गड़बड़ कर दी, फिर चले गए, फिर भाग गए, ईंट से ईंट बजाने का, वो ईंट से ईंट बजाते बजाते अपनी बज गई ईंट से ईंट। सॉरी, अभी हमें देखे ना जरा कैसी कैसी बातें, ये फफोले हैं जो हंस हंस के फोड़ रहे हैं। तो ये चीज़ें होती रही हैं, और आगे भी इम्कान है, किसी स्टेज पे भी हो सकती है। एस्टैब्लिशमेंट के साथ पंगा लेंगे आप, चंगा एस्टैब्लिशमेंट के साथ पंगा इज़ नॉट चंगा, एंड द टाइम इज़ ओवर। हम चाहते थे मज़ीद सवाल भी ऐड करें, लेकिन ज़ाहिर है हर टॉपिक जो है वो इतना प्रोफाउंड उसका आंसर चाहिए होता है, और ज़रूरी होता है कि सारे पहलुओं का अहाता किया जाए। प्रोग्राम सिर्फ सवालों के ऊपर करो। चले सेठी साहब की भी फरमाइश, और जाहिर है आप सबकी भी पोशीदा फरमाइश, 45 मिनट ऐसी सवाल ही चले ठीक है, छोटा लोकल सियासत। हाँ, यही टीजर देते हुए हम चाहेंगे आपसे इजाज़त, अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह के बाद।